वेलकम टू योर एकेडमी। नीट की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स का मैं मुनीलाल सर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड्स से कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs। आइए हम लोग क्विक रिवीजन कर लें, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए, ऐसे तो यह इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में भी आपको ट्रांसलेट करके बता दूंगा। यहाँ सबसे पहले पूछ रहा है डियर स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द बेसिक पैराडाइम्स इन क्लासरूम टीचिंग। यानी क्लासरूम में जब हम लोग पढ़ाने जाते हैं तो उसका बेसिक पैराडाइम यानी उसका जो मूल अवधारणा है, ठीक है, वह क्या होती है। तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है ये। इसमें देखिए, लर्निंग एक तो हमारी अवधारणा होती है कि जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वह बच्चा लर्न कर रहा है या नहीं, यानी बच्चे उसे सीखें। और दूसरा इंस्ट्रक्शनल पैराडाइम, इंस्ट्रक्ट करते हैं बच्चे को ना कि आपको ऐसे करना है, ऐसे लिखना है, ऐसे पढ़ना है, इस तरह से किसी प्रश्न का जवाब लिखना है, तो इंस्ट्रक्शनल पैराडाइम। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर यह दोनों ही आंसर सही जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ये बी, यानी सॉरी सी नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, द प्राइम रिक्वायरमेंट टू बिकम अ गुड टीचर इज टू हैव। कहता है डियर स्टूडेंट्स कि एक अच्छे टीचर बनने के लिए जो प्राइम रिक्वायरमेंट है, यानी जो प्राथमिक आवश्यकता है, वह क्या है, क्या होना चाहिए उस टीचर के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले लिखा है जेन्युइन इंटरेस्ट इन टीचिंग, बिल्कुल होना चाहिए। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स होता क्या है, बेस्ट ऑप्शन हमें चुनना है, ठीक है। टीचिंग के प्रति इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए, नहीं तो आप पढ़ाओगे ही नहीं। तो ये भी ठीक लग रहा है। अब देखते हैं इससे भी बेटर कोई है, नॉलेज अबाउट कंट्रोलिंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को कंट्रोल करने का नॉलेज, ये भी तो होना ही चाहिए। सब्जेक्ट नॉलेज, ये भी होना चाहिए। गुड एक्सप्रेशन, यह भी होना चाहिए। सब कुछ होना चाहिए, चारों बिल्कुल सही है। तो सबसे जो बेस्ट है, बेस्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। देखिए, सब कुछ ठीक है, मान लीजिए आपको टीचिंग में भी इंटरेस्ट है, बच्चे को आप कंट्रोल करना जानते हैं। मान लीजिए बहुत ज़्यादा आप एंग्री यंग मैन हैं, मारपीट करके बच्चे को कंट्रोल कर लेते हैं। एक्सप्रेशन, आपको बोलने की भी कला आती है, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन आपका है, भाव अभिव्यक्त कर लेते हैं आप, लेकिन सब्जेक्ट का नॉलेज ही नहीं है आपको, तो फिर कैसे होगा। आप जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ये नॉलेज सबसे पहले ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पर आंसर सी इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ का बेस्ट ऑप्शन होगा सी। थोड़ा सा इसको मैं टिक करने के लिए कलर ले लूँ। चलिए, तो सी इसका आंसर हो गया, सब्जेक्ट नॉलेज। अब चलते हैं नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट ट्रू। अब नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से आपको पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या हैं,
कौन सा स्टेटमेंट? देखिए, टीचिंग इज जस्ट एन आर्ट, नॉट ट्रू हमें देखना है स्टूडेंट। टीचिंग तो भाई एक आर्ट, इज जस्ट एन आर्ट केवल एक कला है, ये तो गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है टीचिंग जो है आर्ट भी है और साइंस भी है, ठीक है। तो एक तो यह भी लग रहा है ट्रू नहीं है पूरा पूरा ये कहना, टीचर्स कैन बी ट्रेंड ओनली, कहता है टीचर्स को केवल ट्रेन किया जा सकता है, यानी उन्हें प्रशिक्षण दिया जा सकता है। वही ऐसी बात नहीं है, केवल टीचर को ही ट्रेन किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, ये भी तो गलत ही लग रहा है। टीचर्स आर बॉर्न, क्या टीचर जन्मजात होते हैं? नहीं भाई, तो मुझे तो लग रहा है सारे ही स्टेटमेंट्स गलत हैं, ठीक है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक है, ऑल द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। द मोस्ट डिजायरेबल स्किल ऑफ टीचर इज टू, और कहता है टीचर के लिए जो मोस्ट डिजायरेबल, डिजायरेबल मीन्स वांछनीय, यानी जो होना चाहिए, जो हम चाहते हैं, स्किल कहते हैं कौशल को, ठीक है। तो सबसे जो वांछनीय कौशल है टीचर का वह क्या है? मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट दे से, क्या यह हो सकता है कि आप जो कुछ कह रहे हैं वह स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए? बिल्कुल, ये भी बात सही है। हम जो कुछ पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं इससे भी बेस्ट ऑप्शन कहीं, इससे भी बेटर कहीं है क्या? कवर द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स, भाई कोर्स कवर कर देना ये कोई स्किल नहीं हुआ, आप जैसे तैसे पढ़ा दो। 10 दिन बचे हैं, सब दिन आराम करो, 10 दिन जब एग्ज़ाम बचे तो जैसे तैसे जो है दाएं बाएं करके आप कोर्स कवर कर लो। ये तो भाई स्किल नहीं हुआ आपका, ये तो चीटिंग हुआ। कीप स्टूडेंट्स रिलैक्स्ड वाइल टीचिंग, और कहता है पढ़ाते समय स्टूडेंट्स को बिल्कुल शांत रखना। नहीं, ये कोई स्किल नहीं हुआ, आप पढ़ाते समय शांत रखिए, ठीक है, ये भी अच्छा स्किल है, हल्ला होगा तो फिर कैसे पढ़ाइएगा। लेकिन इसमें से बेस्ट अभी देखो, सबसे अच्छा तो यही वाला है, ये बहुत ज़रूरी है। आप जो पढ़ा रहे हैं उस स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, ए से बढ़िया तो अभी कोई नहीं लगा। देखते हैं डी नंबर, कीप हायर अथॉरिटीज इन्फॉर्म्ड अबाउट एक्टिविटीज। ये कह रहा है कि हायर अथॉरिटीज जो हैं, जो आपके बड़े अधिकारी हैं, उनको लगातार जो है इन्फॉर्म करते रहना कि स्कूल में क्या कुछ हो रहा है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो चलिए 4 का ए जाएगा बेस्ट ऑप्शन। और डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका नंबर 5 में आपको मैच करने के लिए दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए कैसे मैच करते हैं। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल दिया हुआ है, तो कुछ खास नहीं है, आप लोग इसको कर सकते हैं। नहीं, मेमोरी लेवल के साथ में आप किसको मिलाएंगे? यहाँ देखिए, इधर दिया हुआ भी होगा, थोड़ा सा ये क्लियर नहीं है, इस जगह है मॉरिसन, यानी नाम दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स कि किसने दिया, ठीक है। मेमोरी लेवल का जो थियरी है वह किसने दिया, यह दिया हुआ है। तो देखिए मेमोरी लेवल का थियरी दिया है, ये इधर आपका है नाम
वन में किसका है, हर्बर्ट। तो बिल्कुल ये मैच किया हुआ ही लग रहा है। मेमोरी लेवल में हर्बर्ट का नाम आएगा और अंडरस्टैंडिंग लेवल में मॉरिसन का, और रिफ्लेक्टिव लेवल में नाम आ जाएगा ये जो बचे आपके हंट महोदय। तो इसको याद रख लेना है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। मेमोरी लेवल में हर्बर्ट है, ठीक है, MH ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, UM, ठीक है, UM और RH। तो H से हंट हो जाता है, तो यहाँ पर HR हंट ही कर दीजिए इसको, तो जल्दी से याद भी रहेगा और कंफ्यूज नहीं होना है। MHUMR हंट, ठीक है। तो ये हो सकता है आपको एग्ज़ाम में मैचिंग करने के लिए दे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी 3 डोमेन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को लर्न करते हैं, ठीक है। बचपन में यानी क्लास नर्सरी से लेकर के आप कह सकते हैं 5 तक के बच्चे को, उसकी जो लर्निंग होती है मेमोरी लेवल की होती है, वह रट्टा मार पढ़ाई करते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा कम होता है। नर्सरी LKG में तो कहा जाए बिल्कुल नहीं है, उनको जो आप सिखा दो, ठीक है, वही सीख लेगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल 5 के बाद 6 से जो है बच्चे में आना शुरू हो जाता है, 5-6 में, ठीक है। और कुछ समझने भी लगता है जो आप पढ़ा रहे हैं। और रिफ्लेक्टिव लेवल जो हुआ वो हायर क्लास के बच्चे में होगा, ठीक है। वह सोचता भी है और जो कुछ भी आपने पढ़ाया समझता भी है, तथा रिफ्लेक्टिव लेवल में उसको अप्लाई करने सीख जाता है डियर फ्रेंड्स। ये रिफ्लेक्टिव लेवल हो गया, ये सबसे उच्च दर्जे का लर्निंग है जो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग भी रिफ्लेक्टिव लेवल में, हम लोग रट्टा मार, हम लोगों को कुछ याद नहीं रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 5 क्वेश्चंस, फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज पर। देखिए क्या क्या क्वेश्चन है इसमें, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर दूं तो आपको बेहतर दिखेगा। चलिए अब ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब यहाँ से देखते हैं, व्हिच ऑफ द, ये डियर स्टूडेंट्स 5 का था जो कि हम लोग बना चुके हैं। इसमें A ऑप्शन जाएगा, ठीक है, 5 का A, ये वाला ऑप्शन देखिए। 6 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। अब देखिए अलग अलग लेवल्स का हम लोग टीचिंग करते हैं, तो उसमें से पूछा है कि कौन सा सीक्वेंस जो है सही है अलग अलग लेवल का जो हम लोग टीचिंग करते हैं। जैसे 3 लेवल अभी हम लोगों ने पढ़ा, नहीं, मेमोरी लेवल, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल और फिर रिफ्लेक्टिव लेवल। तो इसमें से पूछा गया आपको कि सीक्वेंस में कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो सबसे पहले तो आएगा मेमोरी लेवल, मेमोरी यहाँ पर है, अंडरस्टैंडिंग भी है, रिफ्लेक्टिव भी है। अब देखिए यहाँ भी मेमोरी है लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्टिव बीच में आ गया, तो ये गड़बड़ है। तो 6 का A जाएगा, बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए, टीचिंग एप्टीट्यूड में स्टूडेंट्स फ्रेंड्स जो है ना, थोड़ा सा अपने विवेक से भी सोच विचार करके भी आंसर आप देंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए इसमें कह रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र और वेरिएबल मतलब चर, ठीक है, जो
बदलता रहता है हमेशा, और इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र है वो, ठीक है, इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और ये पूछा है शिक्षण अधिगम, आप टीचिंग को कहेंगे शिक्षण, लर्निंग को अधिगम कहा जाता है, ठीक है। शुद्ध हिंदी में आप अब यदि इसको देखो तो आपको याद रखना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, हिंदी में लर्निंग का अधिगम ही मिलेगा आपको, और इसका शिक्षण, ठीक है। तो कह रहा है कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर कौन से हैं? टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट्स, इंस्टीट्यूशन। तो आप समझ गए होंगे कौन सा इंडिपेंडेंट है। स्टूडेंट तो बेचारा इंडिपेंडेंट है नहीं, उनको आप जो पढ़ाएंगे वो पढ़ेगा। पेरेंट्स को तो कुछ लेना देना है नहीं लर्निंग से, हैं, वही तो गई घर में है, वो केवल पेमेंट देंगे आपको। और परफॉर्मेंस के बारे में कभी कभी टीचर पेरेंट्स मीटिंग में बात कर लेते हैं। तो इंस्टीट्यूशन को भी इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन तो एक संस्था, एक विद्यालय जैसे है। तो ये भी जो है वेरिएबल में है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत यहाँ पर इस रिस्पेक्ट में नहीं है, ठीक है। यहाँ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात हो रही है। तो टीच करने वाला टीचर और स्टूडेंट्स, दो ही के बीच में ये हो सकता है। तो स्टूडेंट को तो हम कुछ नहीं करते हैं भाई, वो तो जो पढ़ाया जा रहा है सुन रहा है। टीचर हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, वो बदलते रहते हैं। चलो आज स्टोरी पढ़ा दें, या कुछ भी हम मैथ ही बना रहे हैं तो भाई चलो आज फलाना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो आप कर दो बच्चा वही पढ़ लेता है। तो 7 का ए जो है बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसे कैंडिडेट्स के लिए ज़्यादा आसान लग रहा होगा जिन्होंने बीएड किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें जो बातें होती हैं टीचिंग लर्निंग में, ये सभी हम लोगों को बीएड में पढ़ना होता है, और हम लोगों ने पढ़ा भी है। तो चलिए उसके बाद 8 नंबर में आते हैं। Which of the following method should be used by each teacher? अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नीचे जो मेथड्स दिए गए हैं कुछ, ये सारे मेथड्स हैं, यानी विधि जिसको कहेंगे हिंदी में। तो इनमें से कौन सा मेथड है ऐसा जो कि ईच टीचर को यूज करना चाहिए, प्रत्येक टीचर को अमल में लाना चाहिए। यूज मतलब प्रयोग करना, व्यवहार में लाना चाहिए। तो देखिए तो कौन सा होगा। एनालिटिकल, सिंथेटिक। एनालिटिकल मतलब होता है विश्लेषणात्मक, ठीक है, किसी चीज़ को आप बड़े विस्तार से जो आप बतला देते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं एनालिटिकल। और सिंथेटिकल हुआ कि कोई बड़ी चीज़ है तो उसको आप शॉर्ट में कर देते हैं, तो सिंथेटिक हो गया, संश्लेषणात्मक। फिर वही चीज़ है यहाँ पर भी, ऑर्डर इसका चेंज कर दिया है, और फिर ओनली एनालिटिकल लिखा है और इधर ओनली सिंथेटिक लिखा है। डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो तो क्या करते हैं, एनालिटिकल ही पहले रहते हैं ना, पहले विस्तार से किसी चीज़ को आप बताते हैं। जैसे स्टोरी ही पढ़ाते हैं तो पूरी स्टोरी को पहले टेक्स्ट रीड कर देते हैं हम लोग, और पढ़ने के बाद तब उसको फिर समराइज करते हैं, ठीक है, समरी बताते हैं, सारांश बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन जाएगा ए, ठीक है। चलिए उसके बाद 9 नंबर को फिर एक बार मैच करने के लिए दिया हुआ है। तो देखिए क्या है इधर, टीचिंग मैक्सिम्स यानी शिक्षण सिद्धांत, और इधर है मेन प्रोपोनेंट्स यानी जो मुख्य इसके प्रतिपादक हैं, जिन्होंने प्रतिपादन किया इस सिद्धांत का,
ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, पूछा जाता है। फ्रॉम होल टू पार्ट यानी संपूर्ण से अंश की तरफ, ठीक है, संपूर्ण से अंश की तरफ, यह सिद्धांत किसने दिया? यानी कोई भी चीज़ को जब हम पढ़ाते हैं तो कहा कि भाई पहले संपूर्ण चीज़ की जानकारी दीजिए, पूरी जानकारी दीजिए, फिर उसका अंश बतलाइए, ठीक है। तो इसका ये लग रहा है करेक्ट है, सीक्वेंस में ही है, ऑर्डर में ही है हमारे ख्याल से। ये देखिए, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट्स ये होल टू पार्ट के प्रोपोनेंट्स हैं, और सेल्फ स्टडी के डाल्टन महोदय हैं, और टीचिंग ऑफ सेंसेस के हैं मॉन्टेसरी एंड प्रोबेल, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही ऑर्डर है, तो एज इट इज़ हम लोग कर लेंगे। ए का 1, बी का 2, सी का 3, देखिए ए नंबर इसका बेस्ट ऑप्शन जाएगा। चलिए नंबर 10 में आते हैं। 10 में देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द नेचर ऑफ टीचिंग, यानी निम्नलिखित में से शिक्षण के लक्षण हैं, कौन से हैं जो शिक्षण के लक्षण हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, दर्शाते हैं। शिक्षण के लक्षण, नेचर, प्रकृति जिसको कहते हैं हिंदी में, प्रकृति भी कह सकते हैं। शिक्षण की प्रकृति दर्शाता है कौन इसमें? तो टीचिंग क्या है, मैंने बताया था आपको कि टीचिंग आर्ट भी है, साइंस भी है, तो दोनों अलग अलग कर रहा है, ये तो गड़बड़ है। इट इज एज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, वेरी गुड। ये देखिए बेस्ट ऑप्शन जाएगा 10 का सी। चलिए उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स आर द 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग। ये तो लगता है एक बार हम लोग इसे देख चुके हैं। 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग हम लोग अभी पढ़े थे, फिर उसी को रिपीट कर दिया है थोड़ा सा स्टाइल में, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है कि ये जो ऑर्डर है, ये जो क्रम है नीचे, ठीक है, तो लेवल ऑफ टीचिंग, टीचिंग के स्तर, शिक्षण के स्तर का सही क्रम क्या है। यानी सबसे पहले हम जो बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसका जो शिक्षण का स्तर होता है वह स्मृति लेवल का होता है डियर फ्रेंड, मेमोरी। तो मेमोरी तो नंबर 1 में होगा, और दूसरी जो होती है उसकी लेवल, दूसरा जो स्तर होता है शिक्षण लर्निंग का यानी अभिगम का, उसको अवबोध कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग। हिंदी में अवबोध शब्द याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अवबोध, ठीक है, वो ऐसे लिखा रहता है अवबोध, ठीक है। बोध मतलब ही ज्ञान होता है, समझना होता है, तो अवबोध, ठीक है। ये इस तरह से ढ यहाँ रहेगा, ठीक है। तो अवबोध को अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, ठीक है। तो मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद रिफ्लेक्टिव है, इसको भावनात्मक स्तर भी बोलते हैं डियर स्टूडेंट। रिफ्लेक्टिव को भावनात्मक या भावात्मक जो कहिए। तो एक तो हमारा हो गया क्लियर, मेमोरी देखिए फर्स्ट में, अंडरस्टैंडिंग 2 में, और 3 में रिफ्लेक्टिव। 1 2 3 लगातार जाएगा फ्रेंड्स, तो 1 2 3 1 2 3, अब किसी में है भी नहीं 1 2 3, तो ये जो है बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिंग, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर में आप ए को टिक कर देंगे, ए का आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन का टिक होना चाहिए। नाउ अ डेज टीचिंग इज बिकमिंग मोर एंड मोर, अब कहता है इन दिनों, यानी आजकल, नाउ अ डेज शिक्षण जो है हो रहा है या होता जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा,
अधिक से अधिक क्या हो रहा है, लर्नर सेंटर्ड, क्या यानी विद्यार्थियों पर केंद्रित हो रहा है, इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड हो रहा है, ग्रुप सेंटर्ड हो रहा है, या इनमें से कोई नहीं। तो बेस्ट ऑप्शन इसका क्या होगा। अभी जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये तो लर्नर सेंटर ही है, ठीक है। और अभी जो हमारे यहाँ सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब है, गूगल है, इनके माध्यम से जो पढ़ाई कर रहे हैं ये लर्नर सेंटर है, ठीक है। तो लर्नर सेंटर का दौर अभी चल रहा है, ठीक है। लर्नर के ऊपर सरकार ने जो है एक प्रोग्राम भी चला रखा है ना, CBC जिसको कहते हैं, चॉइस बेस्ड सेंटर। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही जाएगा, लर्नर सेंटर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 13 नंबर। व्हेन द लर्नर इज सेल्फ डायरेक्टेड इट इज टर्म्ड एज। अब कहता है जब लर्नर यानी अधिगम करता, लर्नर को हिंदी में फ्रेंड्स बोलेंगे अधिगम करता, याद रखिएगा। लर्नर जो लर्न कर रहा है, ठीक है, लर्न करना मतलब अधिगम करना। तो कहता है व्हेन द लर्नर इज सेल्फ डायरेक्टेड इट इज टर्म्ड एज, यानी जब अधिगम करता सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। सेल्फ डायरेक्टेड मतलब स्वतः निर्देशित, स्वनिर्देशित कहेंगे, स्वतः नहीं स्वनिर्देशित। सेल्फ मतलब यहाँ स्व, यानी खुद ही वे निर्देशित होते हैं, उनको डायरेक्ट करने वाला कोई दूसरा नहीं होता है, ठीक है। इट इज टर्म्ड एज, तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाएगा इसको, जब सेल्फ डायरेक्टेड, जैसे हम लोग जो स्टडी करते हैं तो कोई डायरेक्ट हम लोगों को नहीं करता, हम लोग खुद ही अपनी मर्जी से जो पढ़ना होता है पढ़ते हैं। तो इस तरह के देखिए पेडागोजिकल जो लर्निंग है, ठीक है, ये होता है क्लास 10 तक के बच्चों के लिए, ठीक है। 10, 11, 12 तक में भी चल सकता है पेडागोजिकल। और इससे आएगी जो हायर लर्निंग है, हायर क्लास के बच्चे हैं, जैसे आपका ग्रेजुएशन लेवल से कहा जाए तो वो एंड्रागोजिकल हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग एंड्रागोजिकल कहेंगे। अब देखिए ये सेल्फ डायरेक्टेड होता है, इसमें स्टूडेंट खुद जो है, इतने बड़े बड़े स्टूडेंट्स होते हैं, खुद समझदार होते हैं उसे क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। जैसे छोटे बच्चे को तो भाई हम लोग कभी कभी कान भी मचोड़ते हैं, तमाचे भी लगाते हैं, उनको क्यों नहीं याद किया, क्यों नहीं पढ़ाया, क्यों नहीं पढ़ के आया, क्यों नहीं मैथ बना के लाया। लेकिन इन बच्चों को, ये बड़े बच्चे होते हैं, इनको ऐसा करना नहीं पड़ता है, खुद ही समझदार होते हैं ये। तो इसको एंड्रागोजिकल लेवल में चले जाएंगे ये। नंबर 14 इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। देखिए पहले मैं हिंदी में अनुवाद कर दूं। इंस्ट्रक्ट मतलब होता है निर्देश देना, ठीक है, अनुदेश देना। इसको हिंदी में बोलें तो अनुदेशात्मक। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब उद्देश्य। आर रिटन फॉर द स्टूडेंट, ये लिखे जाते हैं फॉर द स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट के लिए। एंड दे स्टेट व्हाट द स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू डू। और इसका उद्देश्य जो अनुदेशात्मक उद्देश्य होते हैं, तो इसमें यह बताया जाता है कि क्या एक्सपेक्टेड है, मतलब व्हाट द स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू डू, कि स्टूडेंट से क्या करने की उम्मीद की जाती है। दिज ऑब्जेक्टिव्स शुड बी, तो ऐसे उद्देश्य होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, यानी हम उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट से, ठीक है, कि स्टूडेंट कुछ सीखें, हमारा ये उद्देश्य है, ठीक है। तो इस उद्देश्य को कहता है, यदि स्टेट किया जाए, उसको सेंटेंस में रखा जाए, यदि स्टेटमेंट के रूप में,
तो हम क्या उम्मीद करें उससे, व्हाट द स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू, तो स्टूडेंट से हम क्या करने की उम्मीद करते हैं। यानी इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा उद्देश्य जो है सही है, स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, उसके बाद ऑब्जर्वेबल है, और उसके बाद है ऑल द एबव। मैं सबकी हिंदी पहले आपको बता दूं। स्पेसिफिक मतलब होता है विशिष्ट, ठीक है। और ये जो आपका ऑब्जर्वेबल है, ऑब्जर्व मतलब होता है परीक्षण करना, ठीक है, तो जिसका आप परीक्षण कर सकते हैं। और मेजरेबल, मेजर मीन्स होता है मापना, जिसको आप माप सकते हैं। तो क्या होगा, फिर से एक बार सवाल को मैं हिंदी में करता हूँ। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर रिटन फॉर द स्टूडेंट। ये जो अनुदेशात्मक उद्देश्य होता है यह स्टूडेंट के लिए लिखे जाते हैं, ठीक है, अधिगम कर्ता के लिए लिखा जाता है ये। एंड दे स्टेट व्हाट द स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू डू। और इस उद्देश्य में यही लिखा जाता है कि स्टूडेंट से क्या करने की उम्मीद की जाती है, क्या करने की आशा की जाती है। तो इसका राइट आंसर तो सब स्पेसिफिक भी हो सकता है, मेजरेबल भी होगा, ऑब्जर्वेबल भी हो सकता है। तो आप इसका डी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। इन कंटेक्स्ट ऑफ डायनेमिक टीचिंग इन्वायरमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पहले मैं इसकी हिंदी करूँ। कंटेक्स्ट मतलब होता है परिपेक्ष, ठीक है। डायनेमिक मतलब जो लगातार चेंज है, परिवर्तनशील, ठीक है। टीचिंग इन्वायरमेंट यानी शिक्षण पर्यावरण, ठीक है। तो कह रहा है ये जो गतिशील या परिवर्तनशील शैक्षणिक पर्यावरण के संदर्भ में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे के कौन से स्टेटमेंट सत्य है। यानी ये जो आजकल का टीचिंग इन्वायरमेंट है काफ़ी डायनेमिक हो गया है, काफ़ी परिवर्तनशील है, ठीक है। गतिशील भी कह सकते हैं आप, यानी परिवर्तनीय है, ये लगातार परिवर्तन होते रहता है। हमारा जो मेथड ऑफ टीचिंग है, अभी तरह तरह के गैजेट्स आ रहे हैं और तरह तरह के स्टाइल्स पढ़ने और पढ़ाने के निकल रहे हैं, तो इसलिए इसको डायनेमिक कहा गया है। तो देखिए इसका पहले एक एक करके हिंदी जानते हैं। टीचर इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। भाई टीचर तो कभी डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं रहा। स्टूडेंट रहा, एक पहले क्वेश्चन हम लोग देखे भी थे कि ये तो कट हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं, ये कट कर दीजिए। उसके बाद टीचर इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था। और ये डिपेंडेंट, तो ये तो लग रहा है ठीक है, लेकिन इससे भी बेटर हम खोजेंगे पहले। बोथ टीचर एंड स्टूडेंट आर इंटरवीनिंग वेरिएबल। ये इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या होता है डियर फ्रेंड्स, कि ये जो मेन वेरिएबल्स है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच में जो आकर के इंटरवीन मतलब ही होता है बीच बचाव करना, ठीक है। ये हमारी मदद करता है किसी चीज़ को आगे बढ़ाने में, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये हेल्पफुल ही होता है। तो कहता है बोथ टीचर एंड स्टूडेंट आर इंटरवीनिंग। नहीं, ये इंटरवीनिंग तो टीचर स्टूडेंट नहीं है, इसके अलावा कुछ रहेगा तब उसको इंटरवीनिंग बोलेंगे। नन ऑफ द एबव, नहीं ये भी नहीं होगा। तो डियर फ्रेंड्स, मुझे लगा कि बेस्ट इससे अब जो है बेटर कुछ है नहीं, तो आप बी को टिक कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं सी पर। एट विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लेवल्स
classroom environment is required to be sufficiently open and independent. तो चलिए पहले हिंदी में इसको समझते हैं. At which of the following teaching levels, यानी नीचे कुछ टीचिंग लेवल्स के नाम हैं फ्रेंड्स. ये तीनों टीचिंग लेवल्स के नाम यहाँ पर हैं. तो इनमें से कहता है यानी कौन सा शिक्षण स्तर पर क्लासरूम इन्वायरमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी सफिशिएंटली ओपन एंड इंडिपेंडेंट. कि क्लासरूम का जो वातावरण होना चाहिए ना, वह बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंटली पर्याप्त जिसको कहते हो रूप से ओपन हो और यानी खुला हो और इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो. यानी क्लासरूम का वातावरण बिल्कुल खुला होना चाहिए और स्वतंत्र होना चाहिए. इसका क्या मतलब हुआ कि क्लासरूम में बच्चे को टीचर से कुछ भी पूछने की आज़ादी होनी चाहिए. बीच बीच में यदि वह बच्चे पूछ रहे हैं यानी डिस्कशन करना चाह रहे हैं तो डिस्कशन कर सकता है बच्चा. टीचर को यदि कुछ पूछना चाह रहा है बीच में तो टीचर को उनका जवाब देना चाहिए. ये भी बच्चे को आज़ादी होनी चाहिए. तो इस तरह का सिचुएशन होना चाहिए. तो किस लेवल में? मेमोरी लेवल में तो फ्रेंड्स बच्चे कुछ पूछेंगे नहीं आपसे. टीचिंग में आप जो पढ़ा दो 2 या 6 के बदले 8 भी पढ़ा दोगे तो बच्चे रट्टा मार लेता है. ठीक है. तो मेमोरी लेवल में तो ये बात ही नहीं होगी ओपन और इंडिपेंडेंट की. ठीक है. तो अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है. दूसरा ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग लेवल. इसमें भी बच्चे ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं. ठीक है. इसमें भी जो कुछ हम पढ़ाते हैं बच्चा उसी को पढ़ता है. तो ये जो C नंबर का रिफ्लेक्टिव हो गया भावात्मक स्तर, यहाँ पर इस तरह के बच्चे को जब पढ़ा रहे हैं यानी हायर क्लास में, ठीक है, तो वहाँ पर ओपन और इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट का होना ज़रूरी है. तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट ऑप्शन जाएगा डियर स्टूडेंट 16 का C. ठीक है. ऑल ऑफ द एबव तो होगा ही नहीं बिल्कुल. व्हाट इज मेंट बाय द टर्म करिकुलम. अब करिकुलम का मतलब तो आप लोगों को पता होगा. इसको हिंदी में कहते हैं पाठ्यक्रम. ठीक है. तो पाठ्यक्रम का यहाँ पर मतलब पूछा गया. द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफर्ड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. कहता है किसी इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन के द्वारा जो सब्जेक्ट ऑफर किया जाता है. इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल ऐसे मतलब हुआ जैसे हमारा NCERT. तो क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए यही टीचिंग मटेरियल्स तैयार भी करते हैं, यही करिकुलम बनाते भी हैं. ठीक है. तो इनके द्वारा ऑफ़र किया गया जो सब्जेक्ट है ये है क्या, और देख लेते हैं. इससे भी बेटर कुछ है क्या? ये तो तैयार करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. गलत पूरी तरह से इसको नहीं कह सकते हम लोग. ठीक है. अब इससे बेटर खोजना है. ऑर्गेनाइज्ड होल ऑफ लर्निंग एंड अदर एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू रियलाइज सेट गोल्स. ठीक है. तो ये थोड़ा सा हिंदी समझते हैं. ऑर्गेनाइज्ड होल ऑफ लर्निंग एंड अदर एक्सपीरियंसेस कहता है एक संगठित रूप से संपूर्ण अधिगम और अन्य अनुभव प्रोवाइडेड जो उपलब्ध कराया जाता है उसको कहते हैं करिकुलम. कौन उपलब्ध कराएगा? वही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. इसलिए टू रियलाइज सेट गोल्स, ताकि जो गोल उनके लिए, गोल कहते हैं लक्ष्य को, यानी जो अधिगम जो हमारा लक्ष्य है शिक्षण का, हम जो पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को तो क्यों पढ़ाते हैं, उसका कुछ गोल होता है ना, लक्ष्य होता है. तो उस लक्ष्य को रियलाइज करना, उसको हकीकत में बदलना, उसको साकार करना,
तो उसको साकार करने के लिए क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होल लर्निंग एंड अदर एक्सपीरियंसेस, जो कुछ भी लर्निंग है और बाकी के अनुभव हैं उसको ऑर्गेनाइज किया कर देना। और सी नंबर देखते हैं, द प्रेस्क्राइब्ड सिलेबाई। सिलेबाई फ्रेंड्स, ये जो सिलेबस हम लोग बोलते हैं ना, तो सिलेबस का ये प्लुरल नंबर है, सिलेबस पाठ्यक्रम। ठीक है, आप यदि मैथ में पढ़े होंगे तो रेडियस सिंगुलर नंबर होता है और रेडियाई प्लुरल होता है। ठीक है, तो उसी तरह से है सिलेबस, सिलेबाई। ठीक है, एक से अधिक सिलेबस है तो सिलेबाई। द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबाई इन वेरियस सब्जेक्ट्स प्लस प्रैक्टिकल कोर्सेस एंड प्रोजेक्ट डिजर्टेशन। नहीं, ये तो डिजर्टेशन वगैरह तो एमफिल वगैरह में इसकी ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स, ये तो नहीं हुआ, ये करिकुलम का अंग नहीं है। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कोर्सेस, तो बेस्ट ऑप्शन डियर फ्रेंड्स यही रहेगा, बेस्ट, बी। ठीक है, बी बेस्ट हुआ। चलिए 18, द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन वाज प्रेजेंटेड बाय। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण, हिंदी में इसको बोलें तो आपको जो क्वेश्चन आएगा नीट का उसमें वर्गीकरण लिखा रहेगा। और कॉग्निटिव डोमेन मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में संज्ञानात्मक या ज्ञान स्तर भी बोलते हैं, कॉग्निटिव डोमेन को ज्ञान स्तर। ठीक है, वाज प्रेजेंटेड बाय, तो कॉग्निटिव जो डोमेन में वर्गीकरण किया गया था, तो यह कहता है वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा किया गया था, किसने बांटा कॉग्निटिव डोमेन को। तो डियर स्टूडेंट्स, याद होगा यदि आप लोगों ने बीएड में पढ़ा है तो। ठीक है, ये ब्लूम्स महोदय का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हम लोग पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए नंबर। टू मेक यूज ऑफ प्रीवियसली लर्नड मटेरियल इन न्यू सिचुएशन इज। इसमें डियर फ्रेंड्स क्या कहा, देखिए कि जो मटेरियल हम लोगों ने प्रीवियसली यानी पूर्व में, ठीक है, पूर्व में जो कुछ हम लोगों ने अधिगम कर लिया है, सीख लिया है, ठीक है, उसी को यूज करना। पहले जो कुछ सीखा उसको जब हम यूज कर ले तो इसको हम लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। यानी जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा, जैसे हम लोगों को मान लीजिए पढ़े हैं 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 दूना 10 होता है, तो बच्चे तो 5 दूना 10 पढ़ के सुना देंगे आपको, वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे मार्केट गया, 5 रुपये की एक कलम मिलती है, ठीक है, तो यदि उसको पूछ लो कि भाई 2 कलम लेंगे हम तो कितना देना होगा, तो बच्चे नहीं बताएंगे। ठीक है, लेकिन यदि थोड़ा सा उनमें नॉलेज हो जाए, जब वह बड़ा हो जाता है तब उसको वह अप्लाई करने सीखता है। ठीक है, उसको अमल में लाता है कि नहीं 2 कलम का होगा, 5 का 5, 5 दूना 10, तो 10 रुपया ही वह दुकानदार को देगा। तो 19 नंबर का बेस्ट ऑप्शन बी होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, एप्लीकेशन उसको बोलते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग हुआ, जो चीज़ उसने पढ़ा उसको व्यवहार में लाएगा, उसको एप्लीकेशन कहते हैं। अप्लाई किया उसने, अपने पढ़े हुए ज्ञान का यहाँ पर उपयोग कर लिया उसने, अप्लाई किया ज्ञान का, तो उसको एप्लीकेशन लेवल कहा जाएगा। चलिए उसके बाद 20, द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज। कहता है हाईएस्ट यानी सर्वोच्च स्तर जो है ज्ञान स्तर का, वह क्या होता है। तो देखिए सर्वोच्च स्तर सिंथेसिस, एनालिसिस,
कॉम्प्रिहेंशन, ये सब कुछ ठीक है। सर्वोच्च स्तर इवैल्यूएशन होगा, यहाँ पर हम लोग मूल्यांकन करते हैं कि किसने कितना सीखा, इसी से पता चलेगा। तो ये हुआ इवैल्यूएशन। 21 में देखिए, एट ऑथोरिटेरियन लेवल टीचिंग इज। ऑथोरिटेरियन लेवल मतलब हुआ, अथॉरिटी कहते हैं आधिकारिक, ठीक है। तो अधिनायकवादी भी कह सकते हैं, अधिकार यानी किसी अपने ऊपर कहते हैं ना, वर्चस्व स्तर की पढ़ाई जो है, यानी टीचर का ही कंट्रोल होता है, जो उसमें स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसी पढ़ाई जिसमें पूरी तरह से टीचर जो है अपने ऊपर या स्टूडेंट के ऊपर नियंत्रण किए हुए होता है, स्टूडेंट को कोई आज़ादी नहीं होती, इसको कहते हैं अथॉरिटेरियन, अधिनायकवादी स्तर, ठीक है। तो वो कैसा होगा, जाहिर सी बात है वो टीचर सेंटर्ड होगा, हेडमास्टर सेंटर्ड तो होता नहीं है, चाइल्ड सेंटर्ड तो यहाँ नहीं होगा, अथॉरिटेरियन लेवल की बात हो रही है। तो 21 का डियर स्टूडेंट्स बेस्ट ऑप्शन जाएगा ए, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, आज इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और MCQs लेकर के, ठीक है। तो हमारा वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे, तो आप इसे अवश्य ही लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि मैं लगातार जो है अब इसका सीरीज आप लोगों के बीच लेकर आता रहूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप अच्छी तरह से तैयारी करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बार नेट और JRF क्वालिफाई करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।